अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि कोई और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें बैंकिंग के बारे में डिटेल में बताया गया हो। तो यहाँ हम बैंकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंस के बारे में इतना कुछ मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे तो यही चीज़ें वहाँ दोबारा रिपीट होंगी। और मनी के बारे में हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा मज़ीद। लास्ट में जो MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें मनी के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो वहाँ कवर हो जाएंगी। अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने लगे हैं और उसके बाद फिर इससे रेलिवेंट जितने भी MCQs हैं सारे लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक से। जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, बैंक्स आर द फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब ये जो वर्ड बैंक है इसके बारे में तीन तरह की ओपिनियंस पाई जाती हैं कि ये वर्ड बैंक जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है। कुछ लोग कहते हैं बैंकों से निकला है, कुछ लोग कहते हैं बैंकस से, और कुछ लोग कहते हैं ये वर्ड जो बैंक है ये बैग से निकला है। ठीक है। अब पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत इनकॉर्पोरेट होते हैं। ये डेट बहुत अहम है और ये ऑर्डिनेंस का नेम भी बहुत अहम है, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया बैंक। और बैंक की काइंड्स पढ़ते हैं कि बैंक की कितनी काइंड्स हैं। तो इनको डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बैंक की डिफरेंट काइंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बैंक की डिफरेंट काइंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। बेसिस ऑफ फंक्शंस जो है बैंक की कितनी टाइप्स हैं, तकरीबन 10 किस्में हैं इसकी। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, मॉर्गेज बैंक और इसके अलावा सेंट्रल बैंक, कंजोर्टियम बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, मर्चेंट बैंक और सेविंग बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। इन तमाम बैंक्स में जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं वो है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी का हल्का फुल्का हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मकसद होता है बोरो मनी एंड लैंड मनी। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है कि उन लोगों से पैसे लेना कि जिनके पास सरप्लस है, पैसे उनके पास सरप्लस है, ज़्यादा मनी है, और उन लोगों को पैसे देना कि जिनके पास पैसों की कमी है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। यानी बोरो मनी, उन लोगों से बोरो कर लेना जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, और उन लोगों को उधार पे दे देना जिनके पास पैसे की कमी है। और कमर्शियल बैंक का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। स्टेट बैंक के बारे में जब हम पढ़ेंगे या सेंट्रल बैंक, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कमर्शियल बैंक का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक की मिसालें दी हुई हैं, हबीब बैंक हो गया, एलाइट बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गई। ये डिफरेंट तरह के जो बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं। अब कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं ये पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शन, कुछ एजेंसी फंक्शन और कुछ यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। अब प्राइमरी जो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा होता है एडवांस लोन्स। यही जो बेसिक फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, यानी पैसे बोरो करना, उन लोगों से पैसे लेना कि जिनके पास ज़्यादा पैसा, और उन लोगों को पैसे देना जिनके पास पैसों की कमी है, उधार पे पैसे देना। तो यही उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स। अब लोन की कौन कौन सी टाइप्स इसकी किस्में हो सकती हैं? ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं जो लेस देन 1 ईयर होते हैं। ये आपने याद रखना है, शॉर्ट टर्म लोन्स लेस देन 1 ईयर होते हैं। मीडियम टर्म लोन्स 1 to 3 या 5 ईयर्स के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं वो मोर देन 5 ईयर्स अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी। ठीक है। यानी जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो अगेंस्ट सिक्योरिटी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे रखी जाती है और फिर लोन दिया जाता है। अच्छा, तो अब दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का। ये है ट्रांसफ़र ऑफ मनी, यानी मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन इस्लामाबाद में जॉब कर रहा है, वो अपने विलेज में पैसे भेजना चाहता है, तो वो बैंक
को दरमियान में लाएगा, बैंक के थ्रू अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। और इशू ऑफ क्रेडिट मनी, ये जो क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं कि इतने दिन तक आप जो है ना पैसे, एक ख़ास लिमिट बताई जाती है, इतने दिन तक आप पैसे ले सकते हैं बैंक से लोन के तौर पे, और फिर जो है ना 90 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे लौटाने हैं या 120 दिन के अंदर अंदर लौटाने हैं। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, और अगर उस टाइम पीरियड में आप वापस नहीं लौटाएंगे तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, इशू ऑफ क्रेडिट मनी। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, अब बैंक का, कमर्शियल बैंक का काम होता है कि जो उसके पास फंड्स आए हैं, जितने लोगों ने डिपॉजिट किए हैं पैसे बैंक में, उसका 25% वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपने याद रखनी है कि 25% ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ बैंक इन सिक्योरिटी, यानी वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं बैंक। और इसके अलावा फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, अब बैंक के जो काम होते हैं वो उसमें ये भी आ जाता है कि फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, अगर कोई पर्सन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेना चाहता है या पेमेंट देना चाहता है किसी को, यानी वो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी में, तो उस पर्सन को फैसिलिटेट कमर्शियल बैंक कर रहा होता है। ठीक है ना, कमर्शियल बैंक उसको कैश आउटफ्लो करने में हेल्प आउट करता है, कैश इनफ्लो करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। एक और है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, यानी जो कमर्शियल बैंक है वो फॉरेन करेंसी को बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। अगर किसी को डॉलर चाहिए, किसी को रियाल चाहिए, तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाके उसको परचेज कर सकता है। और अगर किसी को ये फॉरेन करेंसी सेल आउट करनी है तो वो फॉरेन बैंक के पास जाके उसे बेच सकता है। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया कमर्शियल बैंक का। अब कमर्शियल बैंक का एक और फंक्शन भी होता है जो एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में बैंक एज अ एजेंट काम कर रहा होता है दो पार्टीज के दरमियान। जैसे कलेक्शन ऑफ चेक्स, मेरा अकाउंट अलाइड बैंक में है, मैं मिज़ान बैंक का चेक अलाइड बैंक में जमा कराता हूँ। ठीक है ना, तो अब जो है मुझे उसके अगेंस्ट पैसे चाहिए, तो जो मेरा बैंक है अलाइड बैंक, वो मिज़ान बैंक का चेक लेके स्टेट बैंक के पास भेजेगा क्लियरेंस के लिए और मुझे पेमेंट करवा देगा। ठीक है ना, तो ये एज अ एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और इसके अलावा कलेक्शन ऑफ इनकम, अगर कोई एक पर्सन है जो पेंशन होल्डर है या जिसको डिविडेंड मिलना है, तो अब गवर्नमेंट देने वाली है पैसे पेंशन की सूरत में किसी पर्सन को, बैंक दरमियान में इन्वॉल्व होता है। वो जो गवर्नमेंट है उस पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे और फिर ये पर्सन इसके कार्ड के थ्रू, एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू वो पैसे निकलवा लेता है और बैंक दरमियान में एज ए एजेंट काम कर रहा होता है और इसके अगेंस्ट वो सर्विस चार्जेस लेता है। ठीक है, आगे है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर किसी पर्सन ने या किसी बिजनेस ने एक्सपेंस पे करने हैं तो वो भी बैंक के थ्रू कर सकता है। बैंक वहाँ पे एज ए एजेंट काम कर रहा होगा, यानी एक्सपेंस की जिम्मेदारी किसी और पे है, अदा किसी और को करने हैं, दरमियान में बैंक आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एज ए एजेंट काम कर रहा है। एक्ट एज ट्रस्टी, इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है ना, गवर्नमेंट टैक्स रिटर्न जाना तो गवर्नमेंट को है। ठीक है ना, पे सिटीजन कर रहा होता है जो एक्टिव टैक्स पेयर होता है या जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है। दरमियान में बैंक आ जाता है, बैंक जो है वो पेमेंट करवाता है एक पर्सन की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दरमियान में बैंक आ रहा है, यहाँ बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो ये उसका एजेंसी फंक्शन हो गया। और इसके अलावा हज एप्लीकेशन देनी है, सेफ कस्टडी, ज़कात डिडक्शन होगी। अब ज़कात डिडक्ट किसी जो है कस्टमर के अकाउंट से करके देनी किसको है, गवर्नमेंट को देनी है। यहाँ बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है। ठीक है ना, अब वो पर्सन डायरेक्ट नहीं दे रहा, गवर्नमेंट के ख़जाने में ज़कात अदा नहीं कर रहा, बल्कि बैंक उसके अकाउंट से पैसे काट के वो गवर्नमेंट ख़जाने में दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक एज अ एजेंट काम कर रहा है। और इसके अलावा कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसे मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं लेक्चरर कॉमर्स में। इसके बाद में पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। अब जो कमर्शियल बैंक होता है वो अपने कस्टमर को, अब उसका कस्टमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फार्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है ना, उनको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है इकोनॉमी के लिहाज से, ठीक है ना, बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स के लिहाज से, किसी भी तरह से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा होता है अपने कस्टमर को। तो ये उसका यूटिलिटी फंक्शन है। अगला है गवर्नमेंट लोन्स। गवर्नमेंट लोन्स
यानी बाय बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स जो इशू करते हैं, ये कमर्शियल बैंक उनको बाय कर लेता है और फिर उन्हें सेल आउट करता है ओपन मार्केट में अपने कस्टमर्स को, या अपने कस्टमर ना भी हों आम लोगों को वो सेल आउट करता है। तो ये उसका एक यूटिलिटी फंक्शन है। इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। शेयर एप्लीकेशन, आपने शेयर परचेज करना है तो शेयर परचेज करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है उसमें दरमियान में बैंक आ जाता है, बैंक के थ्रू आप शेयर एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये उसका यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये हमने देखे कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी में आपने याद रखना है ये ज़्यादा अहम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स, यानी पैसे लेना, बोरो करना और फिर उसको जो है आगे लेंड करना, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन भी हमने देख लिया और एजेंसी फंक्शन देख लिया, यूटिलिटी फंक्शन देख लिया। तो ये जो है ना आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है, तो यहाँ से कोई ना कोई MCQs आएगा। अच्छा, अब बैंक अकाउंट जो है ना नॉर्मली मैं बता रहा हूँ वो 3 तरह के होते हैं कमर्शियल बैंक में। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है और फिक्स अकाउंट होता है। अब जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओपन बाय बिजनेसमैन नॉर्मली, आम तौर पे ये बिजनेसमैन जो है ना वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ये वो पर्सन खुलवाते हैं कि जो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। जो लोग इंटरेस्ट को हराम समझते हैं, वो बैंक से कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, तो जो है वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ये याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट से इसका सेविंग अकाउंट का दूसरा नाम है। इसमें अगर पैसे जमा करवाए जाएं तो इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये आम तौर पे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, वैसे तो कोई भी खुलवा, नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो खुलवाते हैं। अब बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट क्यों नहीं खुलवाता? बिजनेस वाले को डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी होती है, वो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाता। सेविंग अकाउंट की ये लिमिट होती है कि कुछ अरसे के लिए आपको जो पैसे हैं वो बैंक में रखने पड़ते हैं, लेकिन बिजनेस को तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, अपने एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए, तो इस वजह से वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। फिर इसके बाद एक और अकाउंट होता है जो फिक्स्ड अकाउंट होता है। फिक्स्ड अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, और फिक्स्ड अकाउंट में कुछ अरसे के लिए, 2 साल के लिए, 3, 5, 10 सालों के लिए जो पैसे हैं वो फिक्स हो जाते हैं, यानी आप विदड्रॉ नहीं कर सकते अपने पैसे। तो इसका एक दूसरा नाम है फिक्स डिपॉजिट रिसीट, FDR, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ हमने ये देखा कि कमर्शियल बैंक और फिर उसके फंक्शंस देखे कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो अब हम आते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ। अब ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे सेंट्रल बैंक का जो नाम है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना। अब जो मैं यहाँ बात करूँगा वो सेंट्रल बैंक के हवाले से बात करूँगा, मैं बार बार स्टेट बैंक वर्ड नहीं दोहराऊंगा। आपने यही अज्यूम करना है कि मैं स्टेट बैंक की ही बात कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब जो सेंट्रल बैंक होता है इट कंट्रोल्स क्रेडिट नॉट कम्पीट फॉर प्रॉफिट। ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि कितना लोन देना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये रेट ज़्यादा या कम क्यों करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये याद रखें कि ये जो सेंट्रल बैंक होता है, जो स्टेट बैंक होता है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। जो कमर्शियल बैंक होता है वो प्रॉफिट की खातिर काम कर रहा होता है, ठीक है ना। वो अपने सर्विस चार्जेस लेता है या उधार दे रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिट की खातिर काम करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक विदाउट प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड होता है, ठीक है ना। अभी आगे जाके डिफरेंस भी आएगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सेफ गार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब सेंट्रल बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखे, ठीक है ना, एक मुल्क की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन रखे। तो ये जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बैंक की। अब वो ये काम कैसे करेगा, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में अभी जाके आपको समझाऊंगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, तो उसके थ्रू जो है ना वो इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है वर्किंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट में के लिए काम कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। वर्क विदाउट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता।
और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये डिफरेंट जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनको अभी हमने पढ़ा है, कमर्शियल बैंक की सुपरविजन कर रहा होता है। कमर्शियल बैंक जो है वो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रहे होते हैं। अगला इसका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी, यानी सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा करना है, कम करना है। क्रेडिट का रेट क्या होना चाहिए, क्रेडिट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कम लोग इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स के अंदर। तो अब ये क्रेडिट को कंट्रोल करना और इसके अलावा सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए या कम पैसा होना चाहिए, ये सारे जो डिसीजन है ये मॉनिटरी पॉलिसी में मैं जाके आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ आप ये याद रख लें कि जो सेंट्रल बैंक है उसके ऑब्जेक्टिव में ये है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना और मनी को कंट्रोल करना, ये सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये चार तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा जो पांचवा है वो अकोमोडेशन कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत है, कमर्शियल बैंक के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो सेंट्रल बैंक उनको फैसिलिटेट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये भी सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके अलावा इंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को डेवलप करना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम होता है। सेंट्रल बैंक थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी में ये सारे टूल्स पढ़ेंगे हम कि किस तरह इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाता है, किस तरह जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंक काम कर रहा होता है। अब ये तो पहले तो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स कि सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला यह है कि मोनोपोली ऑफ नोट इशू। अब जो नोट इशू करेगा ना, करेंसी इशू करता है, वो हर मुल्क का सेंट्रल बैंक इशू कर रहा होता है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो नोट इशू करता है, करेंसी इशू करता है, ठीक है। अगला इसका फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये काम क्या क्या करता है, कंट्रोल गोल्ड एंड अदर रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी रिजर्व हैं, गवर्नमेंट के जितना भी गोल्ड है, गवर्नमेंट के जितने भी एसेट्स हैं, वो मेंटेन रख रहा होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। कि गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है, जैसे हम आम पर्सन जो अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, इसी तरह गवर्नमेंट भी अपना अकाउंट खुलवाता है। वो स्टेट बैंक में गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, वही उसे मेंटेन रख रहा होता है, उसका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को देख रहा होता है। और इसके अलावा जो है प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल एडवाइजर है रिगार्डिंग एनुअल बजट। जब भी एनुअल बजट बन रहा होता है तो स्टेट बैंक गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा होता है एनुअल बजट बनाने के लिए, टैक्सेशन सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए। इन हवालों से जो है सेंट्रल बैंक फैसिलिटेट कर रहा होता है गवर्नमेंट को और एडवाइस भी कर रहा होता है। और इसके अलावा टू फार्मुलेट लैंडिंग फैसिलिटी, एजेंट टू गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे भी काम करता है। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनमें शिरकत कर सकता है। तो ये हमने फंक्शन देखा बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हवाले से जो सेंट्रल बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमने देख लिया। अब हमने देखना है बैंकर्स बैंक। इट होल्ड्स कैश रिजर्व एंड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। जिस तरह गवर्नमेंट अपना अकाउंट खुलवाता है, अपने रिजर्व सेंट्रल बैंक में रखवाता है, इसी तरह जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये अपने रिजर्व सेंट्रल बैंक में रखवाते हैं। सेम उसी तरह हम जो अपने रिजर्व हैं, हम जो अपने पैसे हैं वो कमर्शियल बैंक में रखवाते हैं और कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपने रिजर्व रखवाते हैं। अगला पॉइंट है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर एक पर्सन को बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाना है तो वो कमर्शियल बैंक से करवाएगा, और कमर्शियल बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना है तो वो सेंट्रल बैंक से करवाएगा। इनेबलिंग कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू सेटल ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट है अलाइड बैंक में
और मेरे पास मीज़ान बैंक का कोई चेक आता है जो मेरे नाम से होता है, मैं अपने ही बैंक में वो चेक दूंगा और उससे कहूँगा कि ये मुझे कैश करवा के दे। अब वो एलाइड बैंक मेरा चेक सेंट्रल बैंक के पास भेज देगा। सेंट्रल बैंक में एलाइड बैंक का भी अकाउंट है, मीज़ान बैंक का भी अकाउंट है। वहाँ पे जो है ना क्लेम्स होते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट होती है उनकी, और फिर जितने पैसे मीज़ान बैंक ने देने होते हैं वो अलाइड बैंक को दे देता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फिर अलाइड बैंक मुझे दे देगा वो तमाम पैसे। तो ये क्लियरिंग हाउस जो फैसिलिटी है, एक दूसरे के बैंक्स के एक दूसरे के ऊपर जो क्लेम्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक और या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही क्लियर हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंडिंग फैसिलिटी तो कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक होता है ये कमर्शियल बैंक को लैंडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, उन्हें उधार भी दे रहा होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बैंक्स, अगर मुल्क में नए बैंक खोलने हैं तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना सेंट्रल बैंक के सुपरविजन में होती है। अगला है एडवांस पॉलिसी कीपिंग इन माइंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करना है, कम करना है, ठीक है ना, इसकी जो पॉलिसी बनाएगा वो सेंट्रल बैंक बनाएगा, ठीक है ना, जिसको कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं। कमर्शियल बैंक सेंड्स अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटी टू स्टेट बैंक। अब जो कमर्शियल बैंक होते हैं मंथली बेस पे अपनी बैलेंस शीट स्टेट बैंक को भेज रहे होते हैं, और बैलेंस शीट में क्या होता है आप बेहतर जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं। अब जो चौथा फंक्शन है वो ये है कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में आगे मैं समझाने लगा हूँ, तो यहाँ मैं अभी सिर्फ यही बता रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज, इसका जिक्र आ चुका है पहले। रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक या IMF के साथ जो भी डीलिंग होगी, जो बातचीत होगी, वो सेंट्रल बैंक कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने पढ़े 6 तरह के फंक्शंस जो कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, और इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे सेंट्रल बैंक के। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस। ये बहुत अहम है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो अभी मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, तो अगला पार्ट मैं दोबारा भेजूँगा आपको। ठीक है।